Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक लाइफ स्किल्स आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखो पूरा चैप्टर 3 मैंने कंप्लीट कर दिया है। सारे वीडियो लेक्चर्स मैंने सीरीज में अपलोड किए हैं। जैसे आपके बुक में टॉपिक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना, पूरा चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज का टॉपिक लास्ट टॉपिक है चैप्टर 3 का, जिसका नाम है लाइफ स्किल। इसी वीडियो लेक्चर में मैं एक और टॉपिक भी इंक्लूड कर रही हूँ जिसका नाम है प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। देखो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने अपनी लाइफ में कभी भी कोई क्राइसिस फेस ना किए हो। हर पर्सन की लाइफ में किसी ना किसी स्टेज पर कोई ना कोई स्ट्रेसर आता है। ये बात अलग है कि पर्सन किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करता है, कितने कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड के साथ, कितने ऑप्टिमिस्टिक व्यू के साथ, अपने पॉजिटिव परसेप्शन के साथ उस एडवर्स सिचुएशन को, उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को वो इफेक्टिवली हैंडल करता है। देखो जब पर्सन इस सिचुएशन को ओवरकम कर जाता है तो ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जब हम अपनी बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेते हैं कि जैसे बाहर से कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हम पर अटैक करता है तो वो हमें इजीली इन्फेक्ट नहीं कर सकता। इसी तरह से जब हमारा पॉजिटिव आउटलुक होता है, हमारा पॉजिटिव परसेप्शन होता है, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है, हमारे पास सोशल और इमोशनल सपोर्ट होती है, तो हम किसी भी स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर लेते हैं, बहुत इफेक्टिवली उसे डील करते हैं और उस एडवर्स सिचुएशन से हम ओवरकम कर जाते हैं। जब हम अपनी स्किल्स को यूज करते हैं, अपने पॉजिटिव परसेप्शन को यूज करके किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को ओवरकम कर जाते हैं तो उसे कहते हैं स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी। देखो स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनालिटी को कोबासा ने कैसे एक्सप्लेन किया है। कोबासा ने एक वर्ड दिया है हार्डीनेस। हार्डीनेस में 3 ट्रेट्स होती हैं जिसे 3 C's के नाम से जाना जाता है। इन्होंने कहा जिस पर्सन के अंदर हार्डीनेस की क्वालिटीज होती हैं वो किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को इजीली ओवरकम कर जाते हैं। तो इन्होंने 3 C's बताई है। क्या है ये 3 C's? ये 3 C's है पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो देखो पहली ट्रेट है कमिटमेंट, दूसरी है कंट्रोल और तीसरी है चैलेंज। यानी एक पर्सन के अंदर जब ये तीनों ट्रेट अवेलेबल होती है, तीनों ट्रेट ही एक पर्सन के अंदर होती हैं, तो वो किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को बहुत इजीली हैंडल कर जाएगा। कौन कौन सी ट्रेट है ये? पहली है कमिटमेंट, दूसरी है कंट्रोल और तीसरी है चैलेंज। तो सबसे पहले बता रही हूँ कमिटमेंट। देखो कमिटमेंट में क्या आएगा? कमिटमेंट टू वर्क, कमिटमेंट टू फैमिली एंड कमिटमेंट टू हॉबीज। देखो जब हम किसी भी काम के लिए कमिटेड होते हैं, हम फुली डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के लिए, तो हमारे सामने किसी तरह की कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आ जाए, किसी तरह की कोई भी एडवर्स इवेंट आ जाए तो हम उसे इजीली हैंडल कर जाएंगे। कैसे हैंडल कर जाएंगे? क्योंकि हम फुली कमिटेड हैं उस काम को करने के लिए। हमने अपना ऐसा एटीट्यूड डेवलप कर रखा है कि चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए हमें तो इस काम को जरूर ये कंप्लीट करना है। इस काम का हमें सोल्यूशन निकालना है। जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है उसका सोल्यूशन निकाल के हमें इसे रिजोल्व करना है। तो इसे कहते हैं कमिटमेंट टू वर्क। दूसरा आ जाता है कमिटमेंट टू फैमिली। देखो जब हम कमिटेड होते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली को हम प्रायोरिटी देते हैं, तो हम हमेशा उसकी नीड्स को भी प्रेफरेंस देंगे। उसकी हर तरह की प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करने के लिए किसी ना किसी तरह का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हर स्ट्रेस को हम फेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं जब हम कमिटेड टू फैमिली होते हैं। तीसरा है कमिटेड टू हॉबीज, यानी पर्सनल सेल्फ। यानी हमें अपने आप के लिए भी कमिटमेंट रखना चाहिए। जैसे हम अगर फिट हैं, हम इमोशनली और सोशली स्ट्रॉन्ग हैं, हम फिजिकली भी फिट हैं, तो हम किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को इजीली विन कर सकते हैं। हम किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को फेस कर सकते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, वो स्टेमिना है जो किसी भी एडवर्स सिचुएशन के सामने सरेंडर नहीं करेगा। हमने अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर रखा है, हमारे अंदर वो स्किल है कि किसी भी एडवर्स इवेंट को हम झेल सकते हैं। हम इंटेलेक्चुअली और फिजिकली दोनों तरह से फिट हैं,
तो हम किसी भी स्ट्रेस को इजीली ओवरकम कर जाएंगे। तो देखो, जब एक पर्सन का कमिटमेंट होता है उसके वर्क के लिए, उसकी फैमिली के लिए और उसकी अपनी हॉबीज के लिए, तो वो हर एडवर्स सिचुएशन का एक सोल्यूशन फाइंड आउट करता है और हर स्ट्रेस को वो इजीली हैंडल कर लेता है, इफेक्टिवली डील करके एक सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेता है। तो समझ में आया? ये जो ट्रेट है, ये ट्रेट आती है हार्डीनेस के अंदर। सेकंड ट्रेट हार्डीनेस की आती है कंट्रोल। देखो, कंट्रोल में क्या आएगा? सेंस ऑफ पर्पस एंड डायरेक्शन इन लाइफ। जब एक पर्सन डेडिकेटेड है, जब एक पर्सन कमिटेड है अपने काम के लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपनी खुद की हॉबीज के लिए, तो वो पर्सन अपनी लाइफ के पर्पस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, अपनी लाइफ की डायरेक्शन को वो एक शेप दे सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसे लाइफ में क्या करना है, उसकी क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है, क्या उसकी लाइफ की डायरेक्शन है। तो वो अपनी लाइफ पर फुल कंट्रोल रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ उसको किस तरह से जीनी है। तो यहाँ पर जब पर्सन की लाइफ में कोई स्ट्रेस आएगा तो वो उसे इजीली हैंडल कर लेगा। क्लियर? और थर्ड ट्रेट आती है हार्डीनेस की, चैलेंज। देखो, चैलेंज में क्या आता है? चेंजेस इन लाइफ इज टेकन एज पॉजिटिव रादर देन थ्रेट। देखो, जब भी पर्सन की लाइफ में कोई चेंजेस आते हैं, कोई भी एडवर्स सिचुएशन आती है, तो पर्सन उसको पॉजिटिव व्यू से देखता है। उसका जो आउटलुक होता है, उसका जो परसेप्शन होता है, वो पॉजिटिव होता है। वो उसे एज अ थ्रेट फील नहीं करता, एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता है, एज एन अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता है। उस सिचुएशन में वो अपने स्किल्स को अप्लाई करता है और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो ओवरकम करता है, क्योंकि उस सिचुएशन से वो डरता नहीं है, वो उसका मुकाबला करता है, उसका सामना करता है, वो अपने फाइट रिस्पॉन्सेस तैयार करता है और उस सिचुएशन को वो ओवरकम करता है, विन करता है। तो देखो, चैलेंज में यही होता है कि पर्सन अपने फाइट रिस्पॉन्सेस तैयार करता है, पर्सन अपने स्किल्स को अप्लाई करता है, अपने पॉजिटिव परसेप्शन को यूज करता है, अपने कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड को यूज करता है और किसी भी एडवर्स इवेंट को वो एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता है, ना कि एज अ थ्रेट। तो देखो, जब पर्सन की पर्सनालिटी में ये 3 C's प्रेजेंट होते हैं, यानी पर्सन कमिटेड होता है अपने काम के लिए, दूसरा पर्सन कंट्रोल करता है अपनी लाइफ के डायरेक्शन को और तीसरा पर्सन किसी भी स्ट्रेस को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करता है, तो पर्सन किसी भी स्ट्रेस को इजीली ओवरकम कर जाता है। लेकिन देखो, हर किसी की लाइफ में ये तीनों C's प्रेजेंट नहीं होती है, यानी ये जो 3 ट्रेट्स हैं, ये हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होती हैं। तो क्या होता है कि हमें लाइफ में कुछ ऐसे स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है, हमें स्किल्स लर्न करनी पड़ती है, ताकि हम कोई भी स्ट्रेस आए तो उसे फेस कर ले, उसे हम हैंडल कर ले। उन्हें हम कहते हैं लाइफ स्किल्स। तो लाइफ स्किल्स क्या होती है? लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज होती हैं जो पर्सन को एनेबल करती है किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करने के लिए। जब पर्सन का एडेप्टेबल बिहेवियर होता है, जब पर्सन का पॉजिटिव परसेप्शन होता है, जब पर्सन का कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है, तो वो किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर जाएगा, किसी भी प्रॉब्लम को वो इजीली टैकल कर जाएगा। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे लाइफ स्किल में? लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज फॉर पॉजिटिव एंड एडेप्टिव बिहेवियर। देखो, एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है? ऐसा बिहेवियर जो हम सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेते हैं। दूसरा है that enable individual to deal effectively with demand of daily life। यानी हमारी लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी डेली हैसल्स आते हैं, उनको हम कितनी इफेक्टिवली डील करते हैं, कैसे हम अपने बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं, कैसे हम अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं, कैसे हमारा पॉजिटिव आउटलुक होता है, वो हम सीखते हैं लाइफ स्किल्स में। लाइफ स्किल्स में हमें वो एबिलिटीज प्रोवाइड की जाती है जो हमारे पास होती नहीं है, लेकिन हम लर्न करके, हम उन्हें एक्वायर करके किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को हम इजीली हैंडल कर लेते हैं, इफेक्टिवली डील कर लेते हैं। कैसे हम डील करेंगे? क्योंकि यहाँ पर हमें एडेप्टेबल बिहेवियर प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा, हमारा जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिविटी के साथ, एक ऑप्टिमिस्टिक वे के साथ डेवलप किया जाता है। हमारा कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड होता है, तो वहाँ पर जो हमारा परसेप्शन होगा, जो आउटलुक होगा, वो भी पॉजिटिव होगा।
तो क्लियर हुआ आपको लाइफ स्किल्स। लाइफ स्किल्स वो एबिलिटीज हैं जो हमें पॉजिटिव और एडेप्टिव बिहेवियर प्रोवाइड करती है। ऐसा बिहेवियर, ऐसा परसेप्शन, ऐसा आउटलुक जो पॉजिटिव है, ऐसा बिहेवियर जो एडेप्टिव है, यानी एज पर सर्कमस्टेंसेस, एज पर एनवायरमेंट हम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं। दैट इनेबल इंडिविजुअल टू डील इफेक्टिवली विद डिमांड ऑफ डेली लाइफ, यानी पर्सन इफेक्टिवली उस सिचुएशन से डील करेगा जो भी डेली लाइफ की डिमांड है, डेली हैसल्स हैं, या फिर कोई ट्रॉमेटिक इवेंट है, या फिर कोई सडन इवेंट है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन जब वो फेस करता है तो उसे इफेक्टिवली डील करके, इफेक्टिवली टैकल करके ओवरकम कर जाएगा। वो होती है लाइफ स्किल्स। तो देखो लाइफ स्किल्स हम एक्वायर करते हैं। कौन कौन सी लाइफ स्किल्स है जो हमें इनेबल करती है स्ट्रेस को डील करने के लिए? पहली लाइफ स्किल है असर्टिवनेस। असर्टिवनेस क्या होता है? देखो जो पर्सन असर्टिव होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, उनकी सेल्फ एस्टीम बहुत ज्यादा हाई होती है, उनका जो वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव होता है। यानी जब भी वो कोई बात कहेंगे तो बहुत इम्प्रेसिव वे से कहते हैं। अगर उन्हें कोई बात मना करनी हो तो वो बहुत पॉजिटिवली मना करेंगे। तो असर्टिवनेस में आप कैसे लिखेंगे? Assertive people are confident and have strong sense of identity and self-esteem. They have skills to communicate their needs, their feelings and thoughts clearly. They can say no to a request. देखो assertiveness में क्या होता है कि ये हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है, ये हमारी सोशल स्किल पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से कितनी इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, लोगों को हम किस तरह से इम्प्रेस करते हैं, कन्विंस करते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। देखो असर्टिव पीपल आर कॉन्फिडेंट एंड हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ आइडेंटिटी। जो लोग असर्टिव नेचर के होते हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। दूसरा, उनकी सेल्फ एस्टीम भी हाई होती है। यहाँ पर इनकी जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि इन लोगों के अंदर ऐसी एबिलिटीज होती हैं कि ये दूसरे को बहुत जल्दी कन्विंस कर लेते हैं। इन लोगों में स्किल्स होती है टू कम्युनिकेट देयर नीड्स, फीलिंग्स एंड थॉट्स क्लियरली, यानी जो भी ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, जो भी अपनी नीड्स हैं, थॉट्स हैं, डिजायर्स हैं, ये दूसरों के सामने बहुत क्लियरली कम्युनिकेट कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, और ये अपनी बात दूसरों से बहुत इजीली मनवा भी लेते हैं। दूसरा, दे कैन से नो टू अ रिक्वेस्ट। अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आ रही और ये मना करना चाहते हैं तो बहुत पोलाइटली मना करते हैं, बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ये मना कर देते हैं। तो देखो जब इस तरह का एटीट्यूड पर्सन का होता है तो उसे किसी तरह का कोई स्ट्रेस नहीं होगा। तो असर्टिवनेस ये एक ऐसी स्किल है जो पर्सन एक्वायर करके स्ट्रेस के लेवल को रिड्यूस कर सकता है। क्लियर? सेकेंड स्किल आती है टाइम मैनेजमेंट। देखो किस तरीके से हम टाइम स्पेंड करते हैं ये डिटरमाइन करता है हमारी लाइफ की क्वालिटी को। हमें टाइम प्लानिंग को लर्न करना होता है, किस तरह से हम टाइम प्लान आउट करेंगे, किस तरह से हम टाइम को डेलीगेट करते हैं, इससे हमारा स्ट्रेस मिनिमाइज होता है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है टाइम की। जब हम कोई भी काम प्रॉपर टाइम पर नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें एंजाइटी अराइज होगी, कंफ्यूजन होगा और स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे सपोज आपको तैयारी करनी है अपने टेस्ट के लिए, आप प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए, एक ही क्वेश्चन पर आपने ज्यादा स्ट्रेस कर दिया, उसी क्वेश्चन को लेकर आपने अपना ज्यादा टाइम स्पेंड कर दिया और जो पीछे क्वेश्चंस बचे थे उन पर आप टाइम दे नहीं पाए, तो रिजल्ट क्या हुआ कि आपकी पूरी तैयारी नहीं हो पाई और आप जो मार्क्स अचीव करना चाहते थे वो मार्क्स आपको नहीं मिल पाए। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमें कितना टाइम किस चीज पर देना है ये हमें सबसे पहले प्लान आउट करना होता है, तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। जैसा हमने शेड्यूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने टाइम को यूटिलाइज करते हैं तो हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर लेते हैं। तो देखो इसे आप कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू स्पेंड योर टाइम डूइंग द थिंग्स दैट यू वैल्यू। इसका मतलब यही हुआ कि जिस चीज की आप समझते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू है
उस पर हमें ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। जिस चीज को आप समझते हैं कि इसकी कम वैल्यू है, हमारे लिए लेस इम्पोर्टेंट है, तो उस पर हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जैसे आप टीवी देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप 4-4, 5-5 घंटे टीवी देख रहे हैं, क्योंकि दैट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। ये आपके लिए लेस वैल्यूएबल है, जबकि आपकी जो स्टडीज हैं ये मोर वैल्यूएबल है। तो आपको टाइम कहाँ स्पेंड करना चाहिए? आपकी स्टडीज पर टाइम ज्यादा स्पेंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन वॉचिंग टीवी। तो यहाँ पर हमें ये टाइम मैनेज करना है कि किस तरह से हम कितना टाइम किसको देंगे। देखो, टाइम मैनेजमेंट का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमें टाइम उन्हीं चीजों पर ज्यादा स्पेंड करना चाहिए जो हमारी लाइफ में वैल्यू रखती हैं, जो मोर वैल्यूएबल है। उन चीजों पर हमें लेस टाइम स्पेंड करना चाहिए जो हमारी लाइफ में लेस इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क सेट करना चाहिए, एक ऐसा टाइम का शेड्यूल बनाना चाहिए, उस शेड्यूल के अंदर ही हम अपने डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड गोल को अचीव कर पाए। जैसे आपके लिए लाइफ में इस टाइम क्या इम्पोर्टेंट है? स्टडीज आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको जो टाइम स्पेंड करना चाहिए वो आपकी स्टडीज पर ज्यादा स्पेंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम ऑन वॉचिंग टीवी। क्योंकि आपने टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया, आपने टाइम को अननेसेसरी केयरलेसली वेस्ट कर दिया। अगर आप इस वैल्यूएबल टाइम को टीवी देखने में, बाहर दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में वेस्ट कर देते हैं, तो ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। क्योंकि आपके पास जब टाइम की लैकिंग होगी तब आप पढ़ाई शुरू करेंगे, और जब आप पढ़ाई शुरू करेंगे तो टाइम तो ऑलरेडी आप वेस्ट कर चुके हैं, तो आपको स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा क्योंकि आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। तो टाइम मैनेजमेंट में यही होता है कि हमें किस चीज पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना है और कहाँ पर हमें कम टाइम स्पेंड करना है, ताकि स्ट्रेस को मिनिमाइज किया जा सके। क्लियर? अब देखो, थर्ड स्किल आती है रैशनल थिंकिंग। रैशनल का मतलब क्या होता है? लॉजिकल थिंकिंग। देखो, कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम हमें इलॉजिकल थिंकिंग की वजह से हो जाती है। जब हमारी थिंकिंग ही डिस्टॉर्ट हो जाती है, इलॉजिकल हो जाती है, तो हमें स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। कई बार क्या होता है कि हम पास्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं और अपना नेगेटिव परसेप्शन डेवलप कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर दोनों ही डैमेज हो जाते हैं। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जब पर्सन को स्ट्रेस अराइज होता है तो उसकी थिंकिंग हैम्पर हो जाती है, इररेशनल थिंकिंग हो जाती है, इलॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हो जाता है, उसका पेसिमिस्टिक वे हो जाता है, हर चीज के वो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू कंसीडर करता है, वो बहुत ज्यादा एंग्शियस हो जाता है। एंग्शियस होने की वजह से वो डिप्रेशन में चला जाता है और उसका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो रैशनल थिंकिंग में आप कैसे डिफाइन करेंगे? द वे वी थिंक एंड फील आर क्लोजली रिलेटेड। वी टेंड टू हैव नेगेटिव थॉट्स अंडर स्ट्रेस. It hampers logical thinking and makes us confused, anxious and depressed. The way we think and feel are closely related. देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हमारा वे ऑफ परसेप्शन होता है, जैसा हमारा आउटलुक होता है, वैसी ही हमारी फीलिंग बन जाती है। जिस चीज के लिए हम नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर जो हमारा बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव ही रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा, वी टेंड टू मूव नेगेटिव थॉट्स अंडर स्ट्रेस। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमें नेगेटिव थॉट्स डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं, और ये क्या करती है, ये हैम्पर कर देती है हमारी लॉजिकल थिंकिंग को, हमें कंफ्यूज कर देती है, एंग्शियस कर देती है और डिप्रेस्ड कर देती है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज करना चाहते हैं, उसे ओवरकम करना चाहते हैं, तो हमारी थिंकिंग हमेशा रैशनल थिंकिंग होनी चाहिए। हमें हमेशा अपना आउटलुक पॉजिटिव रखना चाहिए, हमारा परसेप्शन पॉजिटिव होना चाहिए, हमें लॉजिकल थिंकिंग रखनी चाहिए। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड से हमें रिमूव कर देनी चाहिए, हमें हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, तभी हमारा स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो सकता है। नेक्स्ट स्किल इज इम्प्रूविंग रिलेशनशिप। देखो, रिलेशनशिप मीन्स जब हमारे पास सोशल रिसोर्सेज बहुत अच्छे होते हैं, जब हमारे पास सोशल सपोर्ट बहुत अच्छी है, किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन के समय
हमारे पास हमारी फैमिली की सपोर्ट है, हमारे फ्रेंड्स की सपोर्ट है, हमारे रिलेटिव्स की सपोर्ट है, तो हम किसी भी एडवर्स सिचुएशन को इजीली टैकल कर जाते हैं। तो सोशल सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हमें स्ट्रेस से ओवरकम करने में हमारी हेल्प करती है। लेकिन इस सपोर्ट को डेवलप करने के लिए हमें 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज क्या है कि हमारे अंदर दूसरों को सुनने की एबिलिटीज होनी चाहिए, यानी दूसरे लोग क्या कहना चाहते हैं, क्या वो कह रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को हमें कंसिडर करना चाहिए, उन्हें सुनना चाहिए और समझना चाहिए। दूसरा, हमारे अंदर वो एबिलिटीज होनी चाहिए कि हम अपनी डिजायर्स को, अपनी नीड्स को इजीली एक्सप्रेस कर दे दूसरों के सामने, यानी अपने मन की बात हमें दूसरों को समझाने की ये स्किल्स भी हमारे अंदर डेवलप्ड होनी चाहिए। तीसरी, हमें लोगों को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो हम कह रहे हैं वही सब सही है, दूसरे लोग भी कई बार सही होते हैं, उनकी बातों को भी हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमारे रिलेशनशिप्स डेवलप होते हैं। और जब हमारे पास सोशल सपोर्ट है तो इजीली हम किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को ओवरकम कर जाते हैं। तो आप कैसे लिखेंगे इम्प्रूविंग रिलेशनशिप में? इट नीड्स 3 स्किल्स। देखो, पहले स्किल क्या है? लिसनिंग टू अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें दूसरों को सुनने की हैबिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपने व्यूज ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को हम कंसिडर ही नहीं करते। तो लिसनिंग टू अदर्स ये बहुत इम्पोर्टेंट स्किल है, तभी हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होते हैं। सेकेंड इज एक्सप्रेसिंग योर ओन व्यूज क्लियरली। देखो, यहाँ पर आपकी कम्युनिकेटिव स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो भी आपके व्यूज हैं उन्हें आप क्लियरली एक्सप्लेन करें ताकि दूसरे उसको इजीली अंडरस्टैंड कर जाए। तो यहाँ पर जो भी आपके ओन व्यूज हैं उनको क्लियरली आप दूसरों के सामने एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स इम्प्रूव होंगे। और थर्ड है एक्सेप्टिंग अदर पर्सन्स ओपिनियन एंड फीलिंग। देखो, हमें दूसरों के ओपिनियन और दूसरों की फीलिंग्स को भी कंसीडर करना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ कि दूसरों के ओपिनियन भी आपको सुनने चाहिए, उनकी फीलिंग को भी समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या वो अपने ओपिनियन देना चाहते हैं, उनकी फीलिंग को भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अपने लिए तो आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और दूसरों को आप हर्ट करते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा कि रिलेशंस डिटीरियोरेट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें दूसरों की फीलिंग को भी इम्पोर्टेंस देना चाहिए और उनके ओपिनियन को हमें कंसिडर करना चाहिए, तभी हमारे रिलेशंस इम्प्रूव होंगे। और जब रिलेशन इम्प्रूव होंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी स्ट्रेस हमारे सामने आएगा तो वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सोशल सपोर्ट है, हमारी फैमिली, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स हमारे साथ खड़े हैं। क्लियर? अब आता है सेल्फ केयर। देखो, सेल्फ केयर बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप फिजिकली और इमोशनली फिट हैं तो आप किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को इजीली विन कर जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं, अगर आपका इम्यून सिस्टम ही डेवलप्ड नहीं है, तो बाहर का कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आपको इजीली इन्फेक्ट कर देगा, तो आपकी बॉडी को वीकन कर देगा। और जब आपकी बॉडी ही वीकन होगी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस का लेवल इंक्रीज होगा। यहाँ पर आप किसी भी एडवर्स सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे। तो देखो, सेल्फ केयर में आप क्या लिखेंगे? इफ वी कीप आवरसेल्व्स फिट, हेल्दी एंड रिलैक्स्ड, वी आर बेटर प्रिपेयर टू हैंडल स्ट्रेस। देखो, जो भी कोई स्ट्रेस आता है और हम फिजिकली फिट हैं, हम प्रिपेयर्ड हैं उस स्ट्रेसफुल इवेंट से लड़ने के लिए, हमने अपने फाइट रिस्पॉन्सेस तैयार कर रखे हैं, तो उस स्ट्रेस से हम इजीली ओवरकम कर जाएंगे। तो देखो, इसमें यही बताया गया है कि अगर हम फिजिकली फिट हैं, रिलैक्स्ड हैं, तो किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट को हम इजीली ओवरकम कर जाते हैं। क्लियर? लास्ट स्किल इज ओवरकमिंग अनहेल्पफुल हैबिट्स। देखो, इसमें 3 चीजें हैं, परफेक्शनिज्म, सेकेंड इज अवॉइडेंस और थर्ड इज प्रोक्रेस्टिनेशन। देखो, ये तीनों मैं आपको समझा रही हूँ। सबसे पहले है परफेक्शनिज्म। देखो, परफेक्शनिज्म में क्या होता है कि कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि उन्हें कोई भी काम बहुत परफेक्ट चाहिए, यानी
जब वो एक काम के पीछे ही लग जाते हैं तो दूसरे काम को वो अवॉइड कर देंगे। यहाँ पर वो वर्कलोड और टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। एक काम को वो परफेक्टली कर लेंगे लेकिन दूसरे कामों को वो लैग कर जाएंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। जैसे आपको स्टडीज करनी है, आप एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हो, उसे आपने परफेक्ट कर लिया, बहुत अच्छे से तैयार कर लिया, लेकिन और टॉपिक आपके रह गए तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा। तो परफेक्शनिज्म में यही होता है कि हमें एक काम को ही ज्यादा परफेक्टली नहीं करना चाहिए, बल्कि सारे काम को एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही तरीके से हैंडल करना चाहिए। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे परफेक्शनिज्म में? दे वांट टू गेट एवरीथिंग जस्ट राइट, दैट इज परफेक्ट। यानी उन लोगों की हैबिट क्या होती है कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। सो दे डू नॉट एडजस्ट एज पर टाइम अवेलेबल एंड वर्कलोड। देखो, जब लोगों की इस तरह की हैबिट होती है, ऐसा एटीट्यूड होता है कि हमें तो जो काम करना है बिल्कुल परफेक्शनिज्म से करना है, तो वो लोग कभी भी टाइम अवेलेबल के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। दूसरा जो वर्कलोड है वो भी वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर काम बिल्कुल परफेक्टली नहीं हो सकता। हर काम के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस वर्क को हैंडल करना चाहिए, तभी स्ट्रेस लेवल डिक्रीज हो सकता है। दूसरा है अवॉइडेंस। अवॉइडेंस में क्या होता है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट और फेस इट। देखो, कई बार क्या होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को इजिली अवॉइड कर देते हैं, हम उसको फेस ही नहीं करना चाहते हैं, तो आगे क्या होगा? स्ट्रेस अराइज हो जाएगा। जैसे आपको 2 चैप्टर तैयार करने हैं और आपके पास 2 दिन है, तो आपने फर्स्ट डे क्या कहा कि मैं कल कर लूंगा ये दोनों चैप्टर, तो यहाँ पर आपने अवॉइड कर दिए वो चैप्टर्स। तो यहाँ पर देखो स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सेकंड डे आपको दोनों चैप्टर पर टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट चैप्टर कर लेते और सेकंड डे सेकंड, तो आप इजीली उन चैप्टर्स को समझ पाते और अच्छे से अपना टेस्ट दे सकते थे। लेकिन आपने अवॉइड किया, जो टाइम था उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, और यहाँ पर स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाएगा। तो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए किसी भी काम को। जब हमारे पास कोई भी काम आता है तो उसे हमें उसी टाइम हैंडल करना चाहिए, अदरवाइज वो स्ट्रेस को इंक्रीज करने के लिए बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। एंड लास्ट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। इसमें क्या होता है? पुटिंग ऑफ व्हाट वी नो वी नीड टू डू, फॉर एग्जाम्पल आई विल डू इट लेटर। देखो, इसमें क्या होता है कि हम काम को पोस्टपोन करते चले जाते हैं। आपको 1 साल मिलता है स्टडीज करने के लिए, 1 साल में आपको 12th पास आउट करनी है, लेकिन आप उस पूरे साल को यूटिलाइज नहीं करते हैं। आप क्या करते हैं? स्टार्टिंग के 6 मंथ तो आप पुटिंग ऑफ कर देते हैं, यानी पोस्टपोन करते चले जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं। आप कहते रहते हैं अभी तो 6 महीने का टाइम है, हम कर लेंगे, आई विल डू इट लेटर। इस तरह की हैबिट जब डेवलप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि जब 6 महीने में आप सारे सब्जेक्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रॉपर टाइम अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो शुरू के 6 महीने हैं वो आपने वेस्ट कर दिए। तो प्रोक्रेस्टिनेशन में यही होता है कि हम काम को पोस्टपोन करते चले जाते हैं, हम उसको पुटिंग ऑफ करते जाते हैं, डिले करते जाते हैं कि इस काम को हम बाद में कर लेंगे। और बाद में क्या होता है कि टाइम तो कम होता है और काम ज्यादा होता है, इस वजह से स्ट्रेस लेवल इंक्रीज हो जाता है। क्लियर? तो अनहेल्पफुल हैबिट्स आपको क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से हम ओवरकम करते हैं, कैसे हम परफेक्शनिज्म, अवॉइडेंस और प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवरकम करके स्ट्रेस लेवल को डिक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रेस को ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर? होपफुली ये 6 स्किल आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी इनकेस किसी तरह की कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको नोट्स बनाने में इजी रहेगा। मैं साइड हो जाती हूँ। तो देखो, ये लास्ट टॉपिक था 3rd चैप्टर का। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में सीरीज में एज पर एनसीईआरटी एक्सप्लेन किया है। आप मेरी प्लेलिस्ट देख लेना। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और प्लीज आप अपने फ्रेंड्स को लिंक जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम अराइज हो रही है।
मैं चाहती हूँ मेरे वीडियो लेक्चर से हर बच्चे को बेनिफिट मिले और हर बच्चे अच्छे मार्क्स साइकोलॉजी में स्कोर करें। क्लियर? ओके, थैंक यू।